गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग। लास्ट टाइम हम जो डिस्कस कर रहे थे सीक्वेंस को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने शुरुआत करी थी उसकी डेफिनेशन से, उसके बैकग्राउंड से। फिर हमने डिस्कस करा था लिमिट पॉइंट को। लिमिट पॉइंट को डिस्कस करने के बाद हमने एक दो क्वेश्चन करे थे लिमिट पॉइंट कैसे निकालते हैं। फिर कन्वर्जेंट की डेफिनेशन को डिस्कस किया था। तो वहां पर हमने दो तीन रिजल्ट करे थे कन्वर्जेंट के बारे में, कि अगर कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है तो वो बाउंडेड होती है। ठीक। और दूसरी चीज देखी थी कि अगर कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसके पास जो होगा वो लिमिट पॉइंट वो यूनिक होता है। ये तो बाउंडेड के लिए हमने प्रूफ किया था हिंट के तौर पे, और ये यूनिक लिमिट पॉइंट के लिए प्रूफ किया था। तो बात, और फिर ये जो कन्वर्जेंट की नेबरहुड से जो रिलेटेड टर्म्स हैं वो हमने डिस्कस की थी। ठीक। तो अब बात करते हैं जैसे कन्वर्जेंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, कि अगर कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो बाउंडेड होगी। तो व्हाट कैन यू से अबाउट द कन्वर्स। कन्वर्स के बारे में क्या कहना है ना। तो अगर कोई भी चीज सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो डेफिनेटली कैसी होगी, बाउंडेड होगी। अगर बाउंडेड है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो फिर कन्वर्जेंट हो। ठीक है। दूसरा, इसके लिए काउंटर एग्जांपल देंगे अभी कि ऐसा क्यों है। अगर कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो इस बात की पक्की गारंटी होगी कि उसके पास यूनिक लिमिट पॉइंट होगा। और अगर किसी भी सीक्वेंस के पास यूनिक लिमिट पॉइंट है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो कन्वर्जेंट हो। ठीक है। तो यानी कि दे आर द नेसेसरी थिंग्स नॉट सफिशिएंट, है ना। तो आप व्हाट कैन यू से अबाउट द -1 की पावर n। ठीक है। ये सीक्वेंस बाउंडेड है, -1 और 1, -1 और 1 ऐसे करके ऑसिलेट करती रहेगी। इसके कितने लिमिट पॉइंट है, इसके दो लिमिट पॉइंट है ना, 1 और -1। तो जब लेकिन कन्वर्जेंट है तो उसके पास यूनिक लिमिट पॉइंट होना चाहिए, लेकिन इसके पास तो दो लिमिट पॉइंट है। देयरफॉर वी कैन कंक्लूड हियर कि दिस इज नॉट अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अगर बाउंडेड है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो कन्वर्जेंट हो। इस केस में आप सीक्वेंस को डिफाइन कर लीजिए 0 जब n हो ऑड, और n जब n हो इवन। देखिए, तो जब आप इवन के बेस पर जाएंगे तो जीरो की जब नेबरहुड लेने जाएंगे तो जीरो की नेबरहुड में इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ ऑड नंबर प्रेजेंट होंगे, ऑड इंडेक्स वाले 1 3 5 7 9, ये सब जीरो की नेबरहुड में प्रेजेंट होंगे। तो कितने ऑड नंबर हमारे पास, इनफाइनाइट ऑड नंबर है। तो जीरो की नेबरहुड में इनफाइनाइट टर्म्स आ गई सीक्वेंस की है, तो जीरो क्या हो गया, इसका लिमिट पॉइंट हो गया। लेकिन इवन इंडेक्स के अकॉर्डिंग जाएंगे तो 2 4 6 8, ये तो आगे बढ़ती चली जाएगी इन्फिनिटी तक। तो ये ऑसिलेटिंग है सीक्वेंस, फाइनाइट टू इनफाइनाइट ऑसिलेटिंग चल रही है। इसके पास केवल और केवल एक ही लिमिट पॉइंट बनना है, वो भी कौन, 0, है ना। तो यानी कि लिमिट पॉइंट तो एक ही बना यूनिक, लेकिन स्टिल दिस इज नॉट अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस ड्यू टू बाउंडेडनेस, क्योंकि ये सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड नहीं हो पाई फिर, है ना। तो ये बेसिक बेसिक ऑब्जर्वेशन रहती है किसके ऊपर, हमारी कन्वर्जेंस की प्रॉपर्टी के ऊपर, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन देखते हैं एप्सिलॉन, इसकी जो हमारी फंडामेंटल थ्योरम है उसी के ऊपर बेस्ड। ये कह रहा है शो दैट द सीक्वेंस, ऐसे ले लीजिए, a n is equal to n plus 1 by n, then show that limiting value n tending to infinity पर a n की जो लिमिट आएगी वो 1 आएगी। लेकिन आपको डायरेक्ट इवेलुएट नहीं करनी है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगा के, आपको बाई प्रॉपर डेफिनेशन करनी है। प्रॉपर डेफिनेशन कैसे करेंगे वो देखना है। तो इसने हमें दे ही दिया है कि भाई इसकी लिमिट 1 पर आनी है, तो l की वैल्यू हमें इनडायरेक्टली उसने दे ही दी। ठीक। अगर नहीं भी दी होती तो हम जैसे 11th क्लास में 12th क्लास में लिमिट इवेल्युएशन पढ़ते हैं, तो हम क्या करेंगे, ओवर द रियल पाथ इसका लिमिट इवेल्युएशन निकाल लेंगे कितना आएगा। अगर जो पाथ ओवर द रियल नंबर पे आ गया वही नेचुरल नंबर पे रहेगा, लेकिन जो नेचुरल नंबर पे होगा पाथ इवेल्युएशन, वो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो रियल पे हो। उसका एग्जाम्पल हमने शुरुआत में ही डिस्कस करा था, -1 की पावर n। ये देखो, तो जो रियल नंबर के ऊपर इवेल्युएशन है वो नेचुरल के ऊपर भी रहने वाले हैं, लेकिन जो नेचुरल के ऊपर इवेल्युएशन थे वो नहीं थे रियल के ऊपर, है ना। ठीक। तो इसी में आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे पास एल की वैल्यू हमें ए एन हमें गिवन ही है, ए एन हमें ये गिवन है, एल हमारा ये हो ही गया। तो ए एन भी गिवन है, एल भी गिवन है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। हमें फाइंड क्या करना है फिर, एप्सिलॉन भी गिवन होता है। हमारी जो कन्वर्जेंट की डेफिनेशन है
ये है कन्वर्जेंट की डेफिनेशन। इफ ए एंड बी अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर एंड said to be convergent to a number L if there exist for any epsilon greater than 0। एक तो एक नेचुरल नंबर मिलना चाहिए, तो इनडायरेक्टली हमारे पास ए एन भी गिवन है, एल भी गिवन है, एप्सिलॉन भी गिवन है। तो फाइंड क्या करना है? फाइंड हमें करना है ये नेचुरल नंबर जो है यही फाइंड करना है बस, कि किस वैल्यू के बाद सीक्वेंस की टर्म एल की नेबरहुड में आना शुरू हुई, हमें ये फाइंड करना। तो हमें बस फाइंड क्या करना है? कैपिटल एन फाइंड करना है। तो बाय डेफिनेशन ए एन और ए एल के बीच की डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी पहले। तो एन प्लस वन बाई एन माइनस वन। मैंने एकदम बेसिक क्वेश्चन लिया है, ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं लिया है, बस समझने के पर्पज से कि ये डेफिनेशन कैसे काम करती है ना। बस आप इसको सॉल्व आउट कर लीजिए तो ये बचेगा, यानी कि सिंपली वन बाई एन बचेगा। ठीक। सो नाउ व्हाट वी वांट, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस ए एन माइनस एल मस्ट बी लेस देन एप्सिलॉन। तो व्हाट वी वांट कि ये चीज क्या हो? एप्सिलॉन से छोटी हो जाए कैसे भी। सही है, एप्सिलॉन से छोटी हो जाए। तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या? तो वी वांट दिस, वी वांट कि 1/n क्या हो जाए? एप्सिलॉन से छोटा हो जाए, है ना। अगर एप्सिलॉन से छोटा है तो यहां से क्या चीज पता चल जाएगी कि 1/एप्सिलॉन की वैल्यू किससे छोटी हो जाएगी, यानी कि ऐसा रखने पर, है ना। तो कम से कम अब आप देखिए सीक्वेंस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप क्या लिखते हैं कि ए एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ऑनवर्ड्स एन। तो आपको स्मॉल एन की वैल्यू पता चल गई कि स्मॉल एन की वैल्यू 1/एप्सिलॉन से बड़ी होनी चाहिए। स्मॉल एन 1/एप्सिलॉन से बड़ा होगा तब ये ऐसा ट्रू होगा, ए एन और एल के बीच की डिस्टेंस कम हो जाएगी जब 1/एप्सिलॉन की वैल्यू एन से बड़ी हो, सॉरी 1/एप्सिलॉन छोटा हो जाए एन से, है ना। सो यहां से आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं? तो आप इसको और इसको देखिए गौर से, तो यहां से कैपिटल एन की वैल्यू क्या रख सकते हैं? तो जनरली आप कैपिटल एन की वैल्यू कितना ले लीजिए? 1/एप्सिलॉन ले लीजिए। अब क्वेश्चन ये बनता है, कभी कभी डाउट ये होता है कि अगर ये फ्रैक्शन में आया तो ये तो नेचुरल नंबर बनेगा ही नहीं, है ना। तो इफ, तो हम ऐसा मानेंगे 1/एप्सिलॉन जो है वो कहां बिलोंग कर रहा है? फिर नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। इफ 1/एप्सिलॉन डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो क्या करेंगे? उसका आप सीलिंग फंक्शन ले लीजिए। तब देन कंसीडर द सीलिंग ऑफ 1/एप्सिलॉन। तो 1/एप्सिलॉन की सीलिंग जो भी होगी वो क्या होगी? एक कोई नंबर k होगी मान लो, सही है। हालांकि k से भी काम चल जाएगा, आप k+1 भी ले सकते हैं, उससे भी काम चल जाएगा। k-1 से काम चले नहीं चले इस बात की कोई गारंटी नहीं, लेकिन k एटलीस्ट k तो काम कर ही जाएगा उसमें, है ना। k या k+1 आप जो नंबर चाहें इसके बाद ऑनवर्ड्स ले सकते हैं, इनमें से किसी को भी नेचुरल नंबर बना दीजिए फिर। तो ये उस केस में है जब 1/एप्सिलॉन नेचुरल नंबर में बिलोंग ना करे। तो यानी कि इनडायरेक्टली तो यही क्या बन गए हमारे सब, यही बन गए हमारे कैपिटल एन। तो हमारे पास कैपिटल एन मिल गया, यानी कि इस वैल्यू के बाद 1/n जो है एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा, यानी कि डेफिनेटली, यानी कि ये जो सीक्वेंस है 1 की तरफ जाना शुरू कर देगी। तो ये थोड़ा सा मैथमेटिकल अप्रोच रहता है, ठीक, सही है ना। तो आगे बढ़ जाए। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, आप देख लीजिए कि n+2/n+1 अप्रोचेस टू 1। तो ये वाली जो सीक्वेंस होगी वो भी 1 पे अप्रोच करेगी, है ना। तो कैसे? आप n+2 - 1 निकाल लीजिए, तो सॉल्व करने पे कितना आ गया? 1/n+1 टाइप से बचेगी। तो एक्चुअली में यही तो हमारी है ए एन माइनस एल के बीच की डिस्टेंस। अब यहाँ पे एल तो गिवन था नहीं, तो आप जनरली जो रियल पाथ के अकॉर्डिंग एवोल्यूशन है लिमिट का वही निकाल लीजिए। तो इसकी लिमिट इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म की है, तो लिमिट कट के 1 आ जाएगी, सही है। तो 1 L इसकी 1 हो गई। तो अब आपको 1/n+1 मिल गया। तो एप्सिलॉन आप क्या चाहेंगे कि ये जो डिस्टेंस है वो किससे छोटी हो जाए? एप्सिलॉन से छोटी हो जाए। तो 1/एप्सिलॉन किससे छोटा हो जाए? n+1 से छोटा हो जाए, यानी कि n ग्रेटर देन होना चाहिए किससे? 1/एप्सिलॉन+1 से। तो अब आपके पास दो तरीके की चॉइस है कि या तो ये नेचुरल नंबर में बिलोंग करता हो या नहीं करता हो। अगर करता होगा तो 1/एप्सिलॉन
-1 को आप कैपिटल एन बना लीजिए इसी को, नहीं तो इसका सीलिंग उठाइए, सही है, उसको कैपिटल एन बना दीजिए, ठीक। तो इस तरीके से आपका ये काम कर जाएगा, सही है। तो इस तरीके से आप इसको दिखा सकते हैं कि n+2/n+1 अप्रोचेस टू 1। इज दिस क्लियर? आगे बढ़ा जाए। सो सपोज दैट, मान लो अगर इसी क्वेश्चन में हम, दिमाग में एक चीज आ रही है, सपोज एप्सिलॉन हमें गिवन कर दिया जाए, एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/10 की पावर 100, ठीक है। देन व्हाट वुड बी द नेचुरल नंबर? तो आप करने तो यही सब जाएंगे, तो 1/एप्सिलॉन क्या हो जाएगा यहाँ से फिर? तो यहाँ से हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि n शुड बी ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन करने पर ये हो जाएगी 10 की पावर 100-1। तो n कितना आ गया? 10 की पावर 100-1। इतना भी रख देंगे तब भी काम, यानी कि इतनी टर्म के बाद ये जो सीक्वेंस की टर्म है 1 के नजदीक जाना शुरू हो जाएंगी, ऐसा डेफिनेशन कह रही है। तो यानी कि आप एप्सिलॉन की वैल्यू बदलते जाइए, n की वैल्यू बदलती जाएगी, एप्सिलॉन की वैल्यू और छोटी कर लीजिए, सही है। एप्सिलॉन की वैल्यू और छोटी कर दी मैंने, तो देखो n की वैल्यू और बढ़ गई। तो आप जितनी एप्सिलॉन की छोटी वैल्यू घटाते जाएंगे, n की वैल्यू उतनी बढ़ती चली जाएगी। द स्मॉलर वैल्यूज ऑफ n प्रोवाइड्स द लार्जर वैल्यू ऑफ n। ये कॉन्सेप्ट होता है इसके पीछे। क्लियर है बात? ठीक, तो आगे बढ़ जाए। सो नाउ आगे जो आती है अपनी, वो है इसमें कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कन्वर्जेंट सीक्वेंस के ऊपर भी बहुत सारे मतभेद हैं। कन्वर्जेंट कह रहा हूं, सॉरी, डाइवर्जेंट सीक्वेंस के ऊपर भी अपने क्या है, बहुत सारे मतभेद हैं। बहुत सारे लोग डाइवर्जेंस की डेफिनेशन कुछ और देते हैं, कुछ लोग और देते हैं। जनरली हमने जो डेफिनेशन डिस्कस की गई है हमारे साथ, हमने बोला है कि जो सीक्वेंस कन्वर्जेंट ना हो वो डाइवर्जेंट, ठीक है। इफ सीक्वेंस ए एन इज नॉट कन्वर्जेंट, देन इट इज डाइवर्जेंट। तो आप सोचेंगे इसमें कौन सी नई बात है कि आप इसको डाइवर्जेंट, जो कन्वर्जेंट नहीं होगी वो डाइवर्जेंट ही होगी। तो यहां डाइवर्जेंट के भी कई सारे टाइप हो गए हैं। कैसे कैसे टाइप हैं कि जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, एग्जाम्पल से पता चल जाएगी, सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक। n+1/n, सही है, और -1 की पावर n, ठीक है। अब आप इसको गौर से देखिए, लास्ट वाले एग्जाम्पल को देखिए, इसकी लिमिट कितनी? +∞। इसकी लिमिट कितनी? -∞। इसकी लिमिट कितनी? इन्फिनिटी। लेकिन उसकी लिमिट कितनी है? सही है, तो उसकी लिमिट तो 1 और -1 है ना। तो बस यही हमारा क्या है, समझने की चीज है। तो डाइवर्जेंट की क्लासिफाइड की गई है डाइवर्जेंट। हाँ, एक और एग्जांपल जो हमने अभी उसमें दिया था, 0 जब n इज इक्वल टू इवन हो, और n जब n इज इक्वल टू ऑड हो। तो ये भी पार्ट है किसका, डाइवर्जेंट का ही। तो ये एक तरफ से अनबाउंडेड है, ये एक तरफ से बाउंडेड है, ये टोटली अनबाउंडेड, सही है, ये भी अनबाउंडेड है लेफ्ट साइड से, ये अपने राइट साइड से अनबाउंडेड है। लेकिन ये परमानेंटली कहाँ से अनबाउंडेड है? अपने राइट साइड से अनबाउंडेड है। लेकिन ये तो अनबाउंडेड है ही नहीं कहीं से कहीं तक, ये तो ऐसे करके झूला झूल रही है, 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 -1। इसके अलावा कुछ कर ही नहीं है ये, यही दिक्कत है ये भी ऑसिलेटिंग, लेकिन ऑसिलेटिंग वन टाइप से है, एक तरफ से बाउंडेड एक तरफ से अनबाउंडेड है। जब इवन इंडेक्स आएगा तो बाउंडेड है, और इंडेक्स पे अनबाउंडेड है। तो ऐसे करके झूला झूलती रहेगी। मान लो ये 0 है, तो पहले 0 से शुरू, 1 से शुरू होगी, 1,
फिर 0 आएगी, फिर 2 पहुंचेगी, 3 पहुंचेगी, फिर 4 पे 0 आ जाएगी, फिर 5 पहुंचेगी, फिर 0 आ जाएगी, फिर 7 पहुंचेगी, फिर 0 आ जाएगी, फिर 9 पहुंचेगी, फिर 0 आ जाएगी। तो इस तरीके से 0 आती जाएगी, जाती जाएगी, 0 पे आती जाएगी, जाती जाएगी। तो ये ऐसे करके ऑसिलेटिंग है। तो ये वन साइड से ऑसिलेटिंग है, ये दोनों साइड से ऑसिलेटिंग है। ये -1 की पावर n इंटू एन, ये दोनों तरफ से ऑसिलेटिंग है, और वो भी अनंत तक। ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक झूला झूलती रह जाएगी। तो अब लोगों ने कन्वर्ट डाइवर्जेंट की जो डेफिनेशन दी है वो बस यही दी है बहुत सारी बुक ने, कि ऐसी सीक्वेंस जिनकी लिमिट इन्फिनिटी रहे बस वो डाइवर्जेंट है। तो ये कौन सी बात हो गई? तो ये ऑथर्स के ऊपर डिपेंड्स कर रहा है कि वो क्या डिफाइन कर रहे हैं। अब आप इसको क्या बोलेंगे? आपने इसको पढ़ा होगा कि दिस इज ऑलवेज ऑसिलेटिंग सीक्वेंस। तो हमारे पास तो सीक्वेंस ही दो टाइप की है भाई, या तो कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट। ऑसिलेटिंग आई कहां से फिर? तो ये अपनी तरफ से डिफाइन की गई है ना फिर। तो ऑसिलेटिंग है किसका पार्ट फिर? ऑसिलेटिंग इज आल्सो द पार्ट ऑफ डाइवर्जेंट सीक्वेंस। तो हमने कंक्लूजन यही निकाला कि भाई -1 की पावर n इज अ डाइवर्जेंट सीक्वेंस। ऑसिलेटिंग है वो ठीक है, लेकिन आपने अपनी तरफ से डिफाइन किया, लेकिन उसका जो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है वो किस में जाएगा? डाइवर्जेंट सीक्वेंस में। ठीक। बहुत सारे टीचर्स इसको ऑसिलेटिंग लिखाते हैं, डाइवर्जेंट में नहीं लिखाते। ठीक है ना? कन्वर्जेंट की डेफिनेशन क्या कह रही है? यूनिक लिमिट पॉइंट और बाउंडेड होनी चाहिए। बाउंडेड तो है लेकिन यूनिक लिमिट पॉइंट नहीं है, इसलिए कन्वर्जेंट नहीं है। जो कन्वर्जेंट नहीं वो डाइवर्जेंट फिर। तो इस तरीके से हमने इसको रखा है डाइवर्जेंट सीक्वेंस में। ठीक। तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू में दो ही सीक्वेंस है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। ऑसिलेटिंग नाम की कोई चीज नहीं है हमारे लिए, लेकिन हम कन्वीनियंस के लिए पढ़ सकते हैं कि हाँ ये ऑसिलेटिंग है। ठीक। सो ऑसिलेटिंग दो तरीके की है, ऑसिलेटिंग फाइनाइट, ऑसिलेटिंग इनफाइनाइट, है ना? आगे बढ़ जाए। आगे जो आती है इसमें वो है सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम मतलब एकदम रियल लाइफ में जैसे सैंडविच होता है, आप बर्गर वगैरह खाते हैं तो उसके ऊपर दो हमारे ब्रेड्स होते हैं ना, और उसके नीचे उसके बीच में बेस लगा होता है ना। ठीक। जैसा भी बेस बनता हो पता नहीं। ठीक है, लेकिन जब आप उसको खाना शुरू करते हैं तो एक बाइट ऊपर से और एक बाइट नीचे से लेते हैं, तो बीच वाला क्या, जब आप उसको कट करते हैं अपने टीथ से, दांतों से, तो बीच वाला क्या बच जाता है, कट जाता है? कट जाता है ना। तो ओवरऑल यानी कि कहने का मतलब है, जब आप ऊपर वाले और नीचे वाले को, जब दोनों ऊपर वाला और नीचे वाला जब एक जगह जाएंगे तो उनके जो बीच में है वो भी उसी जगह जाने की कोशिश करेगा। ये है हमारी सैंडविच थ्योरम। ठीक। इसका दूसरा नाम ये स्क्यू रूल भी बोलते हैं इसको। ठीक है। इसका स्टेटमेंट क्या है? प्रूफ तो बहुत एकदम सरल है, प्रूफ में हम ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। ये कहता है कि इफ एक्स एन वाई एन जेड एन आर रियल सीक्वेंसेस, ठीक, सच दैट, या अब आपके पास यहाँ पे भी दो चॉइस है, या तो कुछ टर्म के बाद ऐसा रिलेशन बना लो या स्टार्टिंग से रख लो। तो जैसा आपको सुटेबल लगे आप वैसा रख सकते हैं, है ना? तो मैंने जो रखा है सच दैट एक्स एन इज लेस देन इक्वल टू वाई एन इज लेस देन इक्वल टू जेड एन फॉर ऑल एन बिलोंगिंग्स टू नेचुरल नंबर। हमने स्टार्टिंग से ही कंसीडर करा है कि ऐसा ट्रू हो रहा है। ठीक। एंड ऑल्सो लेट के लिमिटिंग वैल्यू एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी पर एक्स एन की एल है, और लिमिटिंग वैल्यू एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी पे जेड एन की लिमिट भी एल है। देन कंक्लूजन ये कहता है लिमिटिंग वैल्यू एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी पर जो वाई एन की लिमिट होगी वो भी एल ही होगी। ये है हमारी सैंडविच थ्योरम का स्टेटमेंट। तो आप देख लीजिए, ये नीचे वाली लेयर है, ये ऊपर वाली लेयर है, और ये बीच में अपना इंडिग्रेंट है ना, मसाला टाइप जो भी आलू की टिक्की जो भी बोलते हो आप उसको।
तो ये जहां भी जाएगा। और दूसरा एग्जाम्पल, आप बचपन में खूब रोटी में चीनी लगा के खाते होंगे, है ना, और उसका रोल बना के खिलाते होंगे, है ना, पोंगा, हमारी तरफ तो पोंगा बोलते थे उसको, पोंगा बना के खाते हैं। ठीक, तो जो बीच में चीनी होती है, आप फाइनली शेप जो होती है वो राउंड शेप, जब आप उसको कट करते हैं अपने दांतों से, तो क्या पूरी कट जाती थी ना, तो उसके बीच में जितनी भी लेयर आ रही हैं और वो भी कटती थी। तो यही है कि पहली लेयर और लास्ट लेयर कटेगी, तो बीच वाली भी कटी जाएगी फिर परमानेंट। ठीक, ये है हमारी सैंडविच थ्योरम। इसके ऊपर क्वेश्चंस वगैरह पहले तो खूब आते थे, अब तो शायद इतने नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी कुछ कह नहीं सकते कि आ जाए तो क्या होगा। तो एक क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर, सैंडविच थ्योरम के ऊपर। क्वेश्चन ये है, शो दैट द लिमिट शो दैट लिमिट n टेंडिंग्स टू infinity पर 1 अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 2 से लेकर अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एन इज इक्वल टू 1 आती है। ऐसा हमें प्रूफ करना है। बताइए बात। ये जो एप्लीकेशन है वो हमारा सैंडविच थ्योरम का एप्लीकेशन है वैसे तो, है ना। जनरली आप इसको लिमिट एज थंब से कराएंगे तो शायद दिक्कत आए, लेकिन सैंडविच से बहुत जल्दी हो जाएगा। इसके ऊपर छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन है, तो सैंडविच के अकॉर्डिंग इससे कुछ बड़ी चीज आए और इससे कोई छोटी चीज आए, और उन दोनों की लिमिट कितनी आनी चाहिए फिर, 1 आनी चाहिए, तब ये लिमिट ओवरऑल कंक्लूड होकर कितनी निकलेगी, 1 निकलेगी। तो यानी कि हमें इससे बड़ी चीज लानी पड़ेगी और एक छोटी चीज लानी पड़ेगी, है ना। अगर देखा जाए कि एन स्क्वायर प्लस 1 की जो वैल्यू होगी वो हमेशा ग्रेटर देन रहती है एन स्क्वायर से। सही है, फॉर ऑल एन, है ना, ये वाली बात तो सही है। अगर मैं 1 की जगह अब इसको वेरी कराता रहूं, 1 2 3 4 5, तो ये वाली बात तो हमेशा होल्ड होगी कि एन स्क्वायर की एन स्क्वायर प्लस के हमेशा बड़ा रहेगा एन स्क्वायर से, फॉर ऑल एन बिलोंगिंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड फॉर ऑल के जो कहां से आते हो फिर, नेचुरल नंबर से आते हो। ये वाली बात तो सही है ना एकदम, या इसमें कोई डाउट है। ठीक है ना, तो मैं दोनों तरफ पॉजिटिव पावर कर दूं तो इनइक्वालिटी होल्ड रहेगी ऐसी, एन स्क्वायर प्लस के ऑलवेज ग्रेटर देन अंडर रूट एन स्क्वायर, दैट मीन्स एन स्क्वायर प्लस के हमेशा ग्रेटर देन रहेगा एन से, और 1 अपॉन एन हमेशा बड़ा रहने वाला है फिर 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस के से। तो यानी कि 1 अपॉन एन की वैल्यू हर के लिए किससे बड़ी रहेगी, तो यानी कि ये वैल्यू 1/n से छोटी, ये वाली वैल्यू भी 1/n से छोटी, ये सब 1/n से छोटी होती चली जाएंगी, है ना। और ये वाली बात हर नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है, तो k इज इक्वल टू एन के लिए भी ट्रू होगी। तो यानी कि ये भी, ये वाली जो लास्ट टर्म है nth टर्म, ये भी 1/n से छोटी होगी, सब 1/n से छोटी। तो फाइनल कंक्लूजन क्या निकला यहाँ, कि ये पता चला कि जो हमारी जो टर्म है स्क्वायर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस 2 से लेकर स्क्वायर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस एन ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1/n प्लस 1/n प्लस 1/n, कितनी बार, तो ये हाउ मेनी टाइम्स इट्स कम, n टाइम्स कम आएगा, तो यानी कि ये हो गया n अपॉन n। तो यानी कि ये जो सम है कभी भी 1 को एक्सीड नहीं कर सकता। ठीक, तो आपने एक राइट साइड दे दी कि इसकी जो वैल्यू है जो 1 से ऊपर नहीं जा सकती अब कभी भी। सही है, तो अब आप लेफ्ट साइड उड़वा दीजिए कि उसमें भी ये क्लेम कर दीजिए कि वो वैल्यू 1 के पीछे नहीं जा सकती, है ना।
अगर ऐसा हमने प्रूफ कर दिया तो अपना काम हो गया। ठीक, तो पीछे लाने के लिए ऑब्जर्वेशन क्या है? तो नाउ व्हाट कैन यू से अबाउट कि जितने भी ये टर्म है एन स्क्वायर प्लस एन ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा एन स्क्वायर प्लस एन माइनस वन से, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसे करके चलता रहेगा एन स्क्वायर प्लस टू और एन स्क्वायर प्लस वन। ये वाली बात तो हमेशा ट्रू रहेगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। तो अब आप इसका सबका वन के साथ कंपैरिजन कर दीजिए, या सबका एन के साथ कंपैरिजन कर दीजिए। अगर इनकी रेसिप्रोकल लिया जाए तो उल्टे में साइन घूम घूम जाएंगे सब। तो यहां से क्या पता चलेगा कि अंडर रूट वन अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन लेस देन इक्वल टू अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एन माइनस वन लेस देन इक्वल टू कहां तक? सही है, ये वाली बात तो हमेशा सही होगी ना। तो यानी कि देखा जाए तो अंडर वन अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस वन सबसे बड़ी वैल्यू है इनके कंपैरिजन में, है ना। और अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एन क्या है? सबसे छोटी वैल्यू रह गई। तो सबसे छोटी वैल्यू रह गई, तो यानी कि ये जो सारी वैल्यू हैं सब डोमिनेट हो रही हैं, कर रही हैं कि डोमिनेट कर रही हैं किसको? एन स्क्वायर प्लस एन को। तो इन सब की जगह कितना लगा दूंगा मैं? एन स्क्वायर प्लस एन। तो यानी कि यहां से पता चल गया अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एन प्लस अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एन से लेके कहां तक? अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एन। और ये हमेशा क्या रहेगा? लेस देन इक्वल टू रहेगा किससे? अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस वन इस प्लस अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस टू प्लस अप टू डैश वन अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एन से। ठीक, तो ये कितनी बार आया? ये तो एन बार आया है। तो एन अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एन इज लेस देन इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस वन प्लस अप टू डैश। हमारे पास फाइनली कुछ ऐसा मिलेगा। ऐसा मिलने के बाद इसका लिमिट वैल्यूएशन क्या है? एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी पर इसकी लिमिट भी वन, और इससे यानी कि इससे जो छोटी चीज है वो भी वन पर है, और इससे बड़ी चीज है वो भी वन पर है। तो ये बेचारा बीच वाला कहाँ जाएगा फिर? सैंडविच से ये भी वन पे अप्रोच हो जाएगा। तो फाइनली वी कैन से दैट बाय सैंडविच थ्योरम दिस अप्रोचेस टू वन। इज दिस क्लियर? ये कमाल है किसका? सैंडविच थ्योरम का। सही है। ठीक है बड़े। आगे जो है इसमें अगली थ्योरम वो है मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम। मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम, मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम। इसके दो स्टेटमेंट है, एक मोनोटोन इंक्रीजिंग के साथ है, एक मोनोटोन डिक्रीजिंग के साथ है। ये कह रहा है इफ अ सीक्वेंस इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, अ मोनोटोन increasing sequence is convergent if and only if it is कैसी होनी चाहिए फिर? बाउंडेड अबव, तो वो आगे से बाउंडेड होनी चाहिए। सही है। और कन्वर्स कहाँ करेगी? अपनी सुप्रीमो वैल्यू पर। क्यों? किससे? बाई एक्सिम ऑफ कंप्लीटनेस जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो वो अपनी सुप्रीमम वैल्यू पे जाके कन्वर्स करती है। दूसरा स्टेटमेंट है इसका, अ मोनोटोन डिक्रीजिंग sequence is convergent if and only if
इट इज बाउंडेड बिलो, तो वो क्या होनी चाहिए, बाउंडेड बिलो होनी चाहिए। तो ये कहाँ पे जाके कन्वर्स करेगी फिर अपनी इनफीमम बिलो पे जाके कन्वर्स करती है, ठीक है ना। ठीक, सी, तो ये कह रहा है शो दैट द सीक्वेंस 2 की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल इज मोनोटोन इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड। शो दैट 2 की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल इज मोनोटोन डिक्रीजिंग एंड बाउंडेड, ठीक। एंड ऑल्सो फाइंड देन लिमिट पॉइंट, ये कहाँ पे जाके कन्वर्स करेगी, सही है। अगर तो जनरली देखा जाए तो ए एन कितना है, 2 की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, तो यहाँ से ए एन प्लस वन कितना आ गया, 2 की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन फैक्टोरियल। जनरली देखा जाए तो 2 की पावर n इंटू टू अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n प्लस वन है, ठीक। सो व्हाट कैन यू से अबाउट हेयर, तो यहां से पता चल रहा है कि भाई जो ए एन है वो 2/n+1 टाइम्स ऑफ ए एन है, ठीक। सो क्या करना है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग चेक करनी है, तो दोनों तरफ मैंने ए एन घटा लिया, सही है। तो फाइनली कितना हो गया ये, ए एन इंटू 2/n+1 - 1, तो सॉल्व होके कितना बच गया, सॉल्व होके n+1 इसका एलसीएम आ जाएगा, तो -n+1 बचेगा, है ना, -n+1। सो ओवरऑल कह सकते हैं कि दिस विल बिकमिंग n-1/n+1 टाइम्स ऑफ ए एन। तो ये है क्या, ए एन प्लस वन माइनस ए एन का डिफरेंस है। अब ए एन कैसी वैल्यू है, ए एन तो ऑल ए एन आर पॉजिटिव टर्म, तो यानी कि फॉर एनी एन ऑनवर्ड्स 2 या 2 से ग्रेटर हो, तो ये वैल्यू हमेशा कैसी रहने वाली है, नेगेटिव रहने वाली है। एन इजिकल टू वन पे तो ये जीरो हो जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा, 2 से जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे तो ये ए एन प्लस वन माइनस ए एन, तो यहां से पता चल रहा है कि ए एन प्लस वन माइनस ए एन जो हैगा वो लेस देन इक्वल टू जीरो रहने वाला है। तो यहां से ये पता चल रहा है कि ए एन प्लस वन इज लेस देन इक्वल टू ए एन, तो ये इंप्लाई कर रही है सीक्वेंस ए एन इज मोनोटोन डिक्रीजिंग फॉर ऑल एन ऑनवर्ड्स, सही है। तो ये दो के बाद जाके डिक्रीज करना शुरू कर रही है, वन पे तो जीरो हो जाएगा तो कांस्टेंट हो जाएगी फिर, है ना, कम से कम दो के बाद, तो यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो मोनोटोन डिक्रीजिंग ही है, बाउंडेड। तो जब डिक्रीज करना शुरू कर रही है तो यानी कि पहली टर्म दूसरी टर्म और छोटी होती चली जाएंगी, तो यानी कि ए वन कहीं पे भी यहाँ होगी, तो ए टू जहाँ क्या होगी इसके पीछे, ए थ्री उसके पीछे, ए फोर उसके पीछे, तो ये जंप मारती हुई जा रही है पीछे की तरफ, कितनी पीछे जा सकती है ये, सिंस ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव, तो कम से कम रहेंगी, और उनका जो रेशियो रहेगा वो पॉजिटिव ही रहेगा, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो उनका रेशियो पॉजिटिव, तो यानी कि ये जो है जीरो के पीछे तो कभी नहीं जाएगी, ठीक। तो यानी कि ये सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड है ए वन और जीरो के बीच में, तो बाउंडेड हो गई, तो यानी कि बाउंडेड है तो बाउंडेड बिलो भी हो गई, बाउंडेड बिलो प्लस मोनोटोन डिक्रीजिंग, क्या लग जाएगा इसके ऊपर, मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम लग जाएगी फिर फाइनाइट टर्म्स के बाद, है ना, ठीक। तो ये जो सीक्वेंस है जीरो के पीछे कभी नहीं जा सकती, तो ये कहाँ पे जाके कन्वर्स कर जाएगी सीक्वेंस, जीरो पे जाके कन्वर्स कर जाएगी, ठीक है।
तो इस टाइप से मोनोटोन कन्वर्जेंस अप्लाई की जाती है। क्लियर है बात? आगे बढ़ जाए। सो नाउ मूव ऑन द अनदर क्वेश्चन। तो ये कह रहा है अगर ए कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है, इफ ए ग्रेटर देन 0 इज एनी रियल नंबर। सही है। देन ये कह रहा है कि आप ए की पावर 1/n निकालिए और इसकी वैल्यू 1 आएगी लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी पर। ऐसा आपको प्रूफ करना है। एक बार नेट में इसके ऊपर क्वेश्चन बनकर आ गया है ऑप्शन, बिल्कुल यही ऑप्शन बन के आ गया था। इसका एक केस पर्टिकुलर केस बनकर आ गया था, 3 केस में ये सॉल्व होती है। ठीक है, देखिए हमारे 3 केस हैं। 3 केस क्या? पहला केस तो है अगर a इज इक्वल टू 1 है तो क्या होगा? 1 की पावर आप कुछ भी करो उससे क्या फर्क है, 1 की पावर पहले ही, सो 1 की पावर 1/n क्या हो जाएगी? ऑलरेडी 1 हो जाएगी। तो लिमिटिंग वैल्यू n टेंडिंग्स टू इनफिनिटी पर 1 की पावर कुछ भी लो अब, तो ये तो पहले ही 1 बन गया। तो 1 मिलके 1, इस केस में तो ये ट्री वेरी ट्रू है ना। दूसरा केस क्या है? अगर मान लो a की वैल्यू क्या लेते हैं, 1 से बड़ी ले लें, 1 से बड़ी ले लेते हैं। अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी है देन क्या होगा? a कैन बी रिटन एज लाइक द 1 प्लस b फॉर सम b ग्रेटर देन 0, लेकिन जिसकी वैल्यू 1 से छोटी रहती हो। सही है। सो नाउ ऐसा माने नहीं माने, क्योंकि वन ए जब ए 1 से बड़ा तो 1 में कुछ जोड़ के लिखा होगा बी। अब बी की वैल्यू चाहे तो बाद में डिसाइड कर सकते हैं या देखेंगे बाद में, अगर कुछ ऊपर नीचे हो रहा होगा तो कर लेंगे वैल्यू में, है ना बी की में। तो मैंने क्या करा, दोनों तरफ 1/n पावर कर दी मैंने। तो नाउ अब हमें निकालना है a की पावर 1/n, है ना। ठीक। देन किस तरीके से निकाला जाए? 1 प्लस बी पहले मान के चले, नहीं बाद में मानते हैं। ठीक है, देखो अगर a 1 से बड़ा है तो a की कोई भी पॉजिटिव पावर भी क्या होगी? 1 की इससे बड़ी रहेगी, ये तो हमारी आइडेंटिटी कहती है। तो यानी कि a की पावर 1/n भी हमेशा 1 से ही बड़ा रहेगा। ठीक है। सो नाउ फ्रॉम हियर व्हाट यू कंक्लूड? तो अगर a की पावर 1/n 1 से बड़ी है तो a की पावर 1/n को 1 प्लस b टाइप से लिख सकते हैं। सॉरी, सही है। तो a की पावर 1/n कैन बी रिटन एज लाइक द 1 प्लस b टाइप, ऐसा लिखा जा सकता है। इक्वलिटी हो जाएगी क्योंकि a की पावर 1/n 1 से बड़ी है तो उसमें कुछ जोड़ के उसको इक्वल बनाया जा सकता है ना। सो फाइनली यहां से क्या मिल गया हमें? a इज इक्वल टू 1 प्लस बी की पावर n। तो a इज इक्वल टू यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दीजिए, तो 1 प्लस एन बी प्लस n माइनस 1/2 बी स्क्वायर एंड सो ऑन। बाकी रिमेनिंग टर्म मैंने छोड़ दी। मैंने क्या करा, यहां से यहां से जितनी भी टर्म है उन सबको छोड़ दिया, क्योंकि सिंस a इज इक्वल्स टू द सम ऑफ दिस लार्ज वन, है ना। जितनी भी ये टर्म आएंगी, पता नहीं जितनी भी आए, तो लेकिन अगर स्टिल मैं यहां से जितनी भी टर्म है उन सबको हटा दूं तो अगेन a 1 से बड़ा, इनसे तो बड़ा ही होगा 1 प्लस एन बी से, क्योंकि 1 प्लस एन बी में कुछ और जोड़ा गया है तब वो a के इक्वल हुआ है। तो इसका मतलब है a स्टिल बड़ा है किससे? 1 प्लस
एन बी से। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला? तो यहां से ये कंक्लूजन निकला कि जो a माइनस वन है वो एन बी से बड़ा है, और b की जो वैल्यू है वो क्या है? तो यहां से पता चला कि a माइनस वन जो है बड़ा है एन बी से, तो b की जो वैल्यू है छोटी है किससे? a माइनस वन अपॉन एन से। सही है। और ये वाली बात हम मान के चलना है फॉर ऑल एन ऑनवर्ड्स, फॉर ऑल नेचुरल नंबर ये ट्रू है। सो नाउ इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर वन। अगेन आओ, अगेन आप इस इक्वेशन से वापस आओ। अगेन a की पावर वन बाई एन माइनस वन किसके बराबर होगा? b के बराबर होगा। ठीक है। सो और b की वैल्यू क्या है? b किससे छोटा है? b इससे भी छोटा है। और b किसके बराबर है? इसके बराबर है। तो यहां से पता चल रहा है कि a की पावर वन बाई एन माइनस वन लेस देन रहने वाली है किससे? a माइनस वन अपॉन एन से। ठीक। लिमिटिंग वैल्यू एन टेंडिंग्स टू इनफिनिटी पर, तो ये तो इसको लेके कहाँ पहुंच जाएगा? जीरो पे लेके पहुंच जाएगा। तो यानी कि a की पावर वन बाई एन माइनस एन अप्रोचेस टू जीरो। अगर ये चीज अप्रोचेस टू जीरो है तो इसका मतलब हो गया कि a की पावर वन बाई एन माइनस वन इज लेस देन क्या हो रही है? एप्सिलॉन हो रही है ना? तो ये क्या हो गई? लेस देन एप्सिलॉन जैसी बन गई। तो इसका मतलब क्या है? ये तो कन्वर्जेंट की डेफिनेशन हो रही है। मान लो लार्ज वैल्यू टेंडिंग टू जीरो फॉर ऑल एन ऑनवर्ड्स, एक टाइम के बाद ऐसा हो रहा हो, मान सकते हैं ऐसा? तो ये वाली बात फॉर ऑल एन ऑनवर्ड्स एन, फॉर ऑल एन ऑनवर्ड्स एन ऐसा हो रहा होगा। तो ये क्या हो गया? यहाँ से तो यही पता चल रहा है कन्वर्जेंट की डेफिनेशन से, लिमिटिंग वैल्यू एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ए एन की पावर वन बाई एन इज इक्वल टू वन। तो दूसरे केस में भी ये क्या हो गई? प्रूफ हो गई। अगर ए की वैल्यू वन से बड़ी है तब भी इसकी लिमिटिंग वैल्यू कहाँ अप्रोच हो रही है? जाके वन पर अप्रोच हो रही है। अब बचता है केस नंबर तीन, जब ए की वैल्यू वन से छोटी हो। तो यहां से कह सकते हैं कि वन अपॉन ए जो होगा वो वन से बड़ा होगा। सही है। वन अपॉन एज क्या हो जाएगा यहां पे? वन से बड़ा हो जाएगा। ठीक। सो नाउ क्या कह सकते हैं और? यहां से और क्या कहा जा सकता है? अगर ए की वैल्यू वन से छोटी है तो हम कह सकते हैं कि ए कैन बी रिटन एज लाइक वन अपॉन बी टाइप फॉर सम बी ग्रेटर देन वन। तो किसी सम बी के लिए जो ग्रेटर वन से बड़ा है उसके लिए ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक। तो यहां से क्या कह सकते हैं? ए की पावर वन बाई एन बराबर होगा किसके? बी की पावर वन बाई एन। बताइए। और बी क्या है? बी वन से बड़ा है और वन से बड़े के लिए लिमिटिंग वैल्यू क्या रसी रहती है? तो लिमिटिंग वैल्यू एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी पर ए की पावर वन बाई एन बराबर किसके? लिमिटिंग वैल्यू एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी बी की पावर वन बाई एन। और वन बाई एन, तो बी क्या है? बी वन से बड़ा है, बी वन से बड़े केस में लिमिट वैल्यूशन कितनी है? वन है। तो इसकी भी लिमिट कितनी हो जाएगी? वन। तो अगर ए की वैल्यू वन से छोटी है तो इसकी भी लिमिट कितनी है? वन। तो ओवरऑल वी कैन से दैट कि ये जो लिमिट वैल्यू रहने वाली है वन से इक्वल रहने वाली है। क्लियर है इतना?
इतनी बात एकदम क्लियर है तो आगे बढ़ा जाए। आगे जो आती है इसमें वो है अपनी कॉशी सीक्वेंस। सही है। So now we are moving on the Cauchy sequence. Cauchy sequence का एक नाम और है, इसका दूसरा नाम है फंडामेंटल सीक्वेंस। फंडामेंटल मतलब आधारभूत चीजें, तो यानी कि फंडामेंटल उन चीजों को बोलते हैं जो पहले आई गई हूँ। तो यानी कि सीक्वेंस सीरीज के सिद्धांत में सबसे पहले कॉशी सीक्वेंस आई थी। सही है ना? तो कॉशी सीक्वेंस सबसे पहले आई होगी, इसलिए इसको नाम दिया गया है फंडामेंटल। तो इसमें है क्या? तो अब आपके पास दूसरी सीक्वेंस आ गई कन्वर्जेंट के बाद कॉशी सीक्वेंस। तो इन दोनों में फर्क क्या है? सबसे बड़ा बिग क्वेश्चन तो यही होता है। पहले तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है। अ सीक्वेंस ए एन इज सेड टू बी कॉची सीक्वेंस। अ सीक्वेंस ए एन is said to be Cauchy sequence if for any epsilon greater than 0 there exists n belonging to natural number such that the distance between an and am is less than epsilon for all n onwards m onwards this capital N। ये डेफिनेशन दी गई है कॉची सीक्वेंस की। कॉची सीक्वेंस बहुत ही खतरनाक सीक्वेंस है। अगर एक बार जो चीज कॉची समझ में, जिसकी कॉची समझ में आ गया और कॉची का प्रिंसिपल समझ में आ गया, ये समझ लो उसने सीक्वेंस और सीरीज पे महारत हासिल कर ली है। बस ऐसे समझ लो वो चक्र भी तोड़ना सीख गया है, अर्जुन बन जाएगा सीक्वेंस सीरीज के अंदर। सही है। सो बात आती है कि भाई कॉची सीक्वेंस और कन्वर्जेंट सीक्वेंस में फर्क क्या है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस में आप जब ढूंढने जा रहे थे, आपको एक लिमिट पॉइंट एल चाहिए जिसमें आप ए एन सीक्वेंस और उस नंबर के बीच की डिस्टेंस को कम कर रहे हैं। लेकिन यहां तो लिमिट पॉइंट का कोई जिक्र ही नहीं है, तो कर क्या रहे हैं? अगर आप ये समझ रहे कि ए एन और ए एम दो सीक्वेंस है, तो ये सबसे बड़ी गलती है। तो यह दो सीक्वेंस के बीच की डिस्टेंस कम नहीं हो रही है। कौशी साहब ने करा क्या कि कन्वर्जेंट पे कि इन्होंने जो करा है, कोई भी सीक्वेंस उठाई, उनकी दो रैंडम टर्म्स पिक किए, ए एंड और ए एम, या ए एम और ए एन। ठीक, इस तरीके से इन दोनों टर्म को पकड़ लिया और इनके बीच की डिस्टेंस कम की है। अगर ये डिस्टेंस आर्बिट्रेरी क्लोज हो गई, जितना चाहे उतना क्लोज ले गए आप, एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी पर, मतलब जितना मन में आया उतना क्लोज, तो ऐसी सीक्वेंस को इन्होंने नाम दिया है कॉची सीक्वेंस। तो यानी कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस पकड़ी, उसकी दो टर्म उठाई हैं और उन, तो एक टाइम के बाद, आफ्टर अ सर्टेन टाइम, उसके बाद ऐसा होना चाहिए दो टर्म्स के बीच की डिस्टेंस आर्बिट्रेरी क्लोज होनी चाहिए, टेंडिंग टू, यानी कि उनके बीच का जो डिफरेंस है वो टेंडिंग टू जीरो रहना चाहिए। ऐसी सीक्वेंस को नाम दिया है इन्होंने कॉची सीक्वेंस। तो यानी कि कॉची सीक्वेंस में विदाउट नोइंग द लिमिट पॉइंट वी कैन से दैट, लिमिट पॉइंट की भी जरूरत नहीं है। कन्वर्जेंट बनाने के लिए तो लिमिट पॉइंट चाहिए, लेकिन यहाँ लिमिट पॉइंट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।
ठीक। अब बात आती है कि भाई कॉशी सीक्वेंस का आइडिया आया कहां से, है ना? तो कॉशी सीक्वेंस का आइडिया आया है मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम से। ठीक। तो यहां पर क्या है, विदाउट हैविंग एनी एक्सप्लिसिट नॉलेज ऑफ लिमिट पॉइंट वी कैन शो दैट। तो सबसे पहला रिजल्ट ये है कि एवरी कॉशी सीक्वेंस इज बाउंडेड। एवरी कॉशी सीक्वेंस इज बाउंडेड। सबसे पहला रिजल्ट तो यही है। प्रूफ में हम इसके इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉशी सीक्वेंस। दूसरा रिजल्ट, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉशी सीक्वेंस। ठीक। व्हाट कैन यू से अबाउट द कन्वर्स ऑफ दिस? तो कन्वर्स जरूरी नहीं है कि अगर कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड है इस बात की गारंटी हो वो कॉशी हो। तो इसके लिए तो वही -1 की पावर n ही काम कर जाता है। ठीक। लेकिन इसके लिए एग्जाम्पल है सीक्वेंस डिफाइंड बाई √2/n और ये अप्रोच कर जाती है n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी पे 0। तो लेकिन ये जो टर्म है बिलोंगिंग्स टू r माइनस, तो ये इरेशनल नंबर की सीक्वेंस है जो कहाँ पे जाके बिलोंग कर गई, रैशनल नंबर में बिलोंग कर गई। लिमिट, इसकी लिमिट ही कहाँ चली गई, दूसरी फील्ड में चली गई। सही है। जैसे कि एक और सीक्वेंस है 1+1/n की पावर n, ये जो अप्रोच कर जाती है वो e पे अप्रोच कर जाती है सीक्वेंस, और हमने माना है कि ये जितनी भी टर्म है वो बिलोंग कहाँ करती होंगी, क्यू में बिलोंग करती होंगी। रैशनल की कोई भी पावर कीजिए रैशनल ही रहेगी, इरेशनल तो बनती नहीं है, लेकिन इसका जो लिमिट एवोल्यूशन है वो कहाँ जाके बिलोंग कर जाता है, इरेशनल में। इसलिए ये ठीक कॉशी तो है लेकिन कन्वर्जेंट नहीं है फिर। तो अगर कोई भी सीक्वेंस कॉशी है इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो कन्वर्जेंट बनती होंगी फिर। ठीक। सो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो कन्वर्स इज नॉट ट्रू इन जर्नल। तो यानी कि इन्हीं चीज को, रिजल्ट को देख के मेजर करके रिजल्ट बनाया गया है। फिर अगर कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट इन होल आर है, सीक्वेंस an is कन्वर्जेंट इन r, पूरे r में कन्वर्जेंट है होनी चाहिए, उसके सबसेट पे कन्वर्जेंट नंबर है ना। इफ एंड ओनली इफ कॉशी इन r, ये रिजल्ट है। अगर वो पूरे r में कॉशी है तो वो पूरे r में कन्वर्जेंट भी होगी। ठीक। तो इसकी प्रूफ में इंटरेस्टेड हम नहीं है, बस रिजल्ट से काम चलाएंगे। तो जैसे कि आप सीक्वेंस ऑफ 1/n ऑन, तो ये जो सीक्वेंस है वो कॉशी सीक्वेंस तो बन जाएगी, कन्वर्जेंट नहीं बनेगी, क्योंकि इसका जो लिमिट पॉइंट है वो 0 है, 0 इसमें प्रेजेंट ही नहीं है। समझ में आ रही बात ना? तो इस टाइप की चीजें हैं। तो प्रॉपर सबसेट या सबसेट नहीं होने चाहिए, पूरे आर में बात होगी फिर, है ना। ठीक। इतनी बात क्लियर है। सही है। इसमें जो अगला है वो है कॉशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस। ये सबसे पावरफुल रिजल्ट है इसका, कॉची साहब का। ये सीक्वेंस में भी काम करता है, सीरीज में भी काम करता है। अगर कोई इसकी इस बात को सेटिस्फाई कर गया
तो वो कॉशी सीक्वेंस या सीरीज बन जाएगा इजीली। तो इसको कॉशी क्राइटेरिया भी बोल देते हैं लोग, है ना, कॉशी जनरल प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस, कॉशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस। ठीक, इसमें क्या है, unnecessary and sufficient condition for convergence a sequence, unnecessary and sufficient condition for a sequence। ठीक, to be convergent, ठीक, या convergence for a sequence is that क्या है, for all epsilon greater than 0 there exists a natural number n belongings to n such that, ठीक, the distance between an plus p minus an is less than epsilon for all n onwards and for all p greater than equal to 1। यानी कि इनडायरेक्टली आपने कन्वर्ट कर लिया एक वेरिएबल में, जो अब तक डेफिनेशन दो वेरिएबल में आ रही थी, तो वो किस में कन्वर्ट हो गई, एक वेरिएबल में। एन और एम दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल को डील करना एकदम आसान नहीं होता। हमने क्या करा कि इसको एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया। तो ये है कॉशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक, प्रूफ इसका इंपॉर्टेंट है लेकिन करेंगे नहीं हम लोग, सही है। तो जैसे एक सीक्वेंस है, काम कैसे करता है वो देख लेते हैं। एक सीक्वेंस डिफाइन की गई है, ए एन इज इक्वल टू 1+1/3 +1/5 +1/2n-1 फॉर ऑल n बिलोंगिंग्स टू नेचुरल, सही है। डज नॉट कन्वर्स, ऐसा हमें सही है, ये कभी भी कन्वर्स नहीं करेगी, ऐसा हमें प्रूफ करना है। ठीक, तो वैसे तो हमें दिख रहा है कि सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स ऑफ 1/n टाइप की चीजों का है, तो वो डाइवर्जेंट रहता है, लेकिन हम फिर भी इसको सीरीज ट्रीट ना करके क्या ट्रीट करेंगे, सीक्वेंस ट्रीट करेंगे, है ना, और उसके बेस पर देखना चाहेंगे कि ये क्या। तो अब इसमें कॉशी की डेफिनेशन तो लगेगी नहीं, ना ही हमारे पास कन्वर्जेंट की डेफिनेशन लगाने को है, तो हम सिंपल एकदम कॉशी क्राइटेरिया से, तो कॉशी क्राइटेरिया एक ऐसा क्राइटेरिया है जिससे आप कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस सब चेक कर सकते हैं, बस उसका क्राइटेरिया लगाना सीख जाइए बस। तो आप सिंपली क्या करो, अगर इस क्राइटेरिया की बात करें, वापस से आते हैं एक बार, तो P फॉर ऑल P ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए बात हो रही है, तो सबसे पहले आप P इज इक्वल टू 1 रख के चेक करेंगे कि n+1 माइनस ए एन की डिस्टेंस आर्बिट्रेरी क्लोज है या नहीं, हो गई तो ठीक है। 2 पे चेक करेंगे क्या क्लोज हुई या नहीं, 3 पे चेक करेंगे, 4 पे चेक करेंगे, तो ऐसे करके इसको एक्सटेंड करते हुए चले जाएंगे फॉर ऑल P जो नेचुरल नंबर की फॉर्म में है, ठीक, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, हर एक के लिए ट्रू करते हुए चले जाएंगे। तो इन P की वैल्यू इनफाइनाइट तक टेंड कराएंगे और चेक करेंगे क्या ये हर P की वैल्यू के लिए आर्बिट्ररी क्लोज हो रहा है। तो यानी कि इनडायरेक्टली आप कर क्या रहे हैं, एक सर्टेन टाइम के बाद दो आर्बिट्ररी टर्म्स के बीच की डिस्टेंस तो कम कर रहे हैं, यही कॉशी की डेफिनेशन है।
सही है, तो उन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाइड किया है इस तरीके से, तो 1/1 उसने करके दिखाया है। ठीक, सी, हम क्या करेंगे, सबसे पहले an+1 निकाल लेते हैं। an+1 जब निकालने जाएंगे तो an+1 ऐसा दिखता होगा। सही है, an+2 निकालने जाएंगे an+2 ऐसा दिखता होगा, है ना। ऐसे करके आप इसको बढ़ाते चले जाएंगे 1/1 तो यहां से देखिए, यहां से कह सकते हैं कि an+1 माइनस an जो होगा वो केवल 2n+1 इतना बचेगा। यहां से an+2 माइनस an जो बचेगा वो इतना बचेगा। ऐसे ही आप an+3 माइनस an निकालने जाएंगे तो वो बचेगा 1/2n+1 1/2n+3 प्लस 1/2n+5 टाइप से बचेगा। सही है, तो कुछ कुछ ऐसे ही बच रहा है नहीं। तो आप n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी पे देखिए, n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी पे ये भी 0 पे टेंड कर जाएगा, ये भी 0 पे टेंड कर जाएगा। ऐसे ही ये 1/1 सारी वैल्यू 0 पे टेंड करना शुरू कर जाएंगी। जैसे ही आप p इजिकल टू n पे पहुंचेंगे, आपके पास यहाँ कितनी टर्म हो गई, 2n टर्म्स हो गई, है ना। तो a2n माइनस an जब निकालने जाएंगे तो ये कितना बचता होगा, बताइए। तो ये बचता होगा लगभग, हाँ, तो 2n में से आधी टर्म घटेंगी, इवन ऑड इंडेक्स वाले बचेंगे बस, है ना। तो ऑड इंडेक्स वाले में कौन कौन बचेंगे, 1/2n+1 1/2n+3 से लेके कहां तक, 1/4m-1 तक, है ना। ये इसका डिफरेंस बचेगा 4n-1 तक। अब ये डिफरेंस है, अब इनके ऊपर ऑब्जर्वेशन देखना है कि इनका क्या ऑब्जर्वेशन है। अगर मैं आपसे बात करूं कि हम्म, कैसे बताऊं इसको, इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू बनाना है हमें, है ना। ग्रेटर देन इक्वल टू बनाने के लिए इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लो, तो a2n-n इज ग्रेटर देन इक्वल टू कह सकते हैं बाई CS इक्वलिटी, या चलो अभी ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, हम वापस आते हैं अभी दोबारा इस पे। ऑब्जर्वेशन क्या है हमारी, ऑब्जर्वेशन ये है कि कोई भी 2n+1 हो, 2n+3 हो, सही है, और कहां तक, 4n-1 तक, ये सारी वैल्यू हमेशा लेस देन रहेंगी किससे, 4n से। एक सर्टेन टाइम के बाद ये 4n से छोटी रहने लग जाएंगी, क्योंकि 4n का ग्राफ बहुत तेजी से इन्फिनिटी पे भागेगा इन सब के कंपैरिजन में, है ना। तो एक टाइम के बाद फॉर द लार्जर वैल्यू ऑफ n, ये वाली बात हमेशा ट्रू होगी, तो रेसिप्रोकल में 1/4n इनसे छोटा होगा। तो कह सकते हैं कि दिस इज बिकमिंग a2n-n ग्रेटर देन 1, सबकी जगह 1/4n 1/4n इस टाइप से चीजें आती रहेंगी। तो ये कितनी टर्म है, ये टोटल टर्म है n। तो यानी कि a2n-an का जो डिफरेंस है वो तो 1/4 से बड़ा रह गया, लेकिन विच इज नॉट टेंडिंग टू 0, तो वो तो 0 पे टेंड नहीं हो रहा ना। जब आप p इजिकल टू n पे पहुंचे तो ये जो डिफरेंस था वो 1/4 से बड़ा हो गया।
जीरो पेटेंट नहीं हुआ, तो बाई कॉशी क्राइटेरिया दिस सीक्वेंस इज नेवर बिकमिंग कन्वर्जेंट। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा कॉशी क्राइटेरिया का कि ये कैसे काम करती है। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? ठीक है, तो बाकी का काम हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेकर आएंगे कॉशी फर्स्ट थ्योरम लिमिट, सेकंड थ्योरम लिमिट, सेजारो थ्योरम है, स्टॉल्स थ्योरम है, इन सबके एप्लीकेशंस हम लेकर आएंगे। ठीक है, पहले तो इनके थ्योरम के स्टेटमेंट और इनकी एप्लीकेशंस कैसे काम करती है वो सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड नाइट।